वेलकम बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हम अपना सेल का एक जो छोटा सा पार्ट बच गया था हम उसको कंटिन्यू करने चले हैं, तो फटाफट इसको निपटाते हैं। हमने लाइसोसोम वैक्यूल सब कर लिया था, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता था। तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सोशल सेप का होता है। हॉट डॉग जो होता है उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, यू कैन सी हियर सोसेज टाइप का होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है, एक इसके अंदर की मेम्ब्रेन होती है। अब बाहर की मेम्ब्रेन तो यू कैन सी कि प्लेन है, लेकिन अंदर की मेम्ब्रेन तुम देखो ये ऐसे फोल्डिंग्स में प्रेजेंट है। इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टे, क्रिस्टे बोलते हैं। और ये फोल्डिंग्स किस लिए होती है? मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है? एटीपी प्रोडक्शन हो रहा होता है, तभी तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसके अंदर फोल्डिंग किस लिए होती है? सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? एटीपी फॉर्मेशन होगी। ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है, जो मतलब यूकैरियोटिक सेल बनी उससे पहले से ही थी। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक मतलब इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी एक, और इसके पास ना इसी वजह से खुद का तो एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और खुद का ही राइबोसोम होता है। ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिड होती है, उसके पास भी अपनी खुद की ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, ये सेमी ऑटोनॉमस है कि मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने काम खुद भी कर लेती है। ओके। तो इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है? 70s टाइप का होता है। ओके, चलो पढ़ते हैं इसको। अनलाइक स्पेसिफिक स्टेन, अगर हम इसको अच्छे से स्टेन ना करें तो ये हमें विजिबल नहीं होगी माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके। जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं ना वो हर सेल के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, उसकी एटीपी, उसकी एनर्जी की जरूरत कितनी है उसके बेसिस के ऊपर। ओके, इसका साइज कैसा होता है? 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है, और इसका लेंथ होता है 1.0 टू 1.4 माइक्रोमीटर। ओके। अब इस पे इसके अंदर एटीपी क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? रेस्पिरेशन हो रहा था, रेस्पिरेशन में ही तो एटीपी बनती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, एनर्जी दे रही है ये एटीपी की फॉर्म में। ओके। और पावर हाउस ऑफ सेल कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी दे रही है। ठीक है, और ये डिवाइड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल है जो डिवाइड होता है फिजन से, मतलब एक से दो पार्ट बन जाते हैं। ओके। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। जैसे मानो ये बाहर वाली है, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन, इनके बीच में प्रेजेंट होता है ल्यूमन। और ये ल्यूमन होता है ना वो कैसा होता है? एक्वेस होता है, वाटरी होता है। ठीक है, एक्वेस ल्यूमन प्रेजेंट होता है दोनों कंपार्टमेंट के बीच में। अब देखो, आउटर मेम्ब्रेन प्लेन है और अंदर वाली मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या है? फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, आफ्टर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स नहीं है, वो प्लेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? इनफोल्डिंग्स है। और इनफोल्डिंग का मतलब है कि फोल्डिंग जो है ना वो अंदर की साइड मुड़ी हुई, यो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इधर से भी अंदर की साइड मुड़ी है, इधर से भी अंदर की साइड मुड़ी, बाहर की साइड फोल्डिंग नहीं, अंदर की साइड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे चलती है, रेस्पिरेशन में होता है। और इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहते हैं, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। ठीक है, अब इनके अंदर जो माल मसाला प्रेजेंट है ना अंदर वाली लेयर्स के अंदर, ल्यूमन के अंदर, अंदर वाले ल्यूमन के अंदर, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और इसके अंदर एक होमोजीनियस एक तरीके का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। क्रैब साइकिल भी यहीं पे हो रही होती है, आप आगे पढ़ोगे रेस्पिरेशन में। और सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसका खुद का डीएनए, ओन डीएनए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका खुद का डीएनए है। और कुछ आरएनए भी है। और राइबोसोम्स, राइबोसोम कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स वाले 70s टाइप के। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी यहीं पे कंपोनेंट है, क्योंकि राइबोसोम तो है, तो राइबोसोम तो क्या बनाता है? प्रोटीन ही सिंथेसाइज कर रहा होता है, तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसाइज भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, इसके पास भी खुद का राइबोसोम कौन से टाइप के होंगे? 70s टाइप के होंगे। और खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होगा इसके पास में। ठीक है, चलो देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होती है, क्लोरोप्लास्ट ये एक तो प्लांट सेल में मिलेगी, और कुछ मोनरेंस में, कुछ बैक्टीरिया में, यूग्लिनोइड जैसे है। यूग्लिनोइड प्रॉपर एग्जांपल है, मोनेरा में आता है, बैक्टीरिया में आता है ये। ठीक है, पिगमेंट्स मिलते हैं इनके पास, जिसकी वजह से कलर आता है। ठीक है, अब प्लास्टिड जो होते हैं ना वो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो से आपको पता लग रहा है कलर जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, कलर दे रहा है जो प्लांट को, फोटोसिंथेसिस करा रहा है, उसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। और ये देखो तुम, ल्यूकोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूको ल्यूको में ऑयल जैसा कुछ साउंड आ रहे हैं, तो ये स्टोर करता है ऑयल्स को, प्रोटीन को,
है ना, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कि पिगमेंट्स दे रहे हैं, केमिकल्स पिगमेंट यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। चलो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड, मेन यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होता है यहाँ पे, तभी तो इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ओके, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट को ट्रैप करता है, और लाइट को ट्रैप करके वाटर के ऊपर लाइट, ऐसे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, वो लाइट को ट्रैप करेंगे और वाटर के ऊपर डालेंगे, और वाटर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल में काम क्या है, लाइट को ट्रैप करना, ग्रीन कलर देता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट ज्यादा होता है, और क्लोरोफिल ए पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए। मीजोफिल सेल में मिलता है। देखो, प्लांट्स के अंदर दो तरीके की सेल मिलेंगी जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, एक होगी मीजोफिल और एक होगी बंडल शीट। ठीक है, आपको ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर कराएंगे तब इनके बारे में पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये कहाँ मिलता है हमें, मीजोफिल सेल में मिलता है। ठीक है, अब देखो शेप कैसी होती है इनकी, लेंस टाइप की, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन टाइप की शेप हो सकती है। लेंथ कितनी है इसकी, 5 to 10 माइक्रोमीटर है। चौड़ाई किसकी इतनी, 2.4 माइक्रोमीटर। ओके, क्लोरोप्लास्ट के नंबर हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग हो सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था। अब क्लेमाइडोमोनास के अंदर या फिर ग्रीन एल्गा, ये बैक्टीरिया है, मोनरा है, ये मोनरेंस है ये, इनके अंदर एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। मीजोफिन में, जैसे हायर प्लांट है, इनके अंदर आपको एक सेल के अंदर 20 से 40 तक के मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसे है, ये तो यूनिसेलुलर होते हैं ना बैक्टीरिया, तो इनको इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन प्लांट्स क्या है, प्लांट्स तो मल्टीसेलुलर है, तो उनको ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। ओके, अब आप एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, एक बाहर की मेम्ब्रेन होगी, एक अंदर की मेम्ब्रेन होगी, और इनके मेम्ब्रेन्स के बीच में भी क्या प्रेजेंट होगा, एक इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस प्रेजेंट होगा। और अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर ऐसे सिक्के से लगे हुए हैं, ये सिक्के जैसी स्ट्रक्चर्स लगी हुई है। इन सिक्कों को कहते हैं हम ग्रेना, ग्रेना, और सिंगल सिक्के को हम कहेंगे ग्रेनम। और ये जो एक स्ट्रक्चर बना रखी है ना इन्होंने, स्टैकिंग पोजीशन ले रखी है, इस पूरी स्टैकिंग पोजीशन को हम कहते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं ये अरेंजमेंट। और ये जो सिक्के हैं ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं लेमेला, स्ट्रोमा लेमेला, जो थाइलेकोइड्स को जोड़ रहा होता है। देखो यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। अंदर देखो ये सिक्के से लगे हुए हैं, अरेंजमेंट है, इन अरेंजमेंट्स को कहते हैं थाइलेकोइड सेक्स प्रेजेंट है ये। और ये जो सिंगल सिंगल सिक्के हैं ना, इनकी अरेंजमेंट्स को हम कह रहे हैं ग्रेनम, जो सिक्कों की पाइल से, सिक्कों का जो ये एक खंबा सा खड़ा हुआ है। अब ये सिक्के एक दूसरे से ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं हमें स्ट्रोमा लेमेला। लेमेला क्या मतलब, क्या ही होता है, लेमेला का मतलब दो जगह पे जो स्पेस है उन चीजों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को ही तो लेमेला कहते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है, जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, स्ट्रोमा होती है। तो इनके अंदर ये स्ट्रोमा लेमेला है, जो क्या कर रही है, थाइलेकोइड्स को एक दूसरे से जोड़ रही होती है। ओके, नेक्स्ट देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा इसको क्या कहेंगे, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। अब इनके पास भी क्या होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है ना, ये आदि ऑर्गेनली इस तरीके की स्ट्रक्चर बना रही है कि वो खुद से ही बनी है, खुद से ही बनी हुई है, वो किसी पे डिपेंड नहीं, अलग से ही बनी थी। ओके, और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक टाइप का क्या होगा, यहाँ पे राइबोसोम होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का पता चल गया। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, लाइट ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं, स्ट्रक्चर होती है डबल मेम्ब्रेन, सेमी ऑटोनोमस है, तो खुद का क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, खुद का डीएनए भी मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, इनका कलर ग्रीन था, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता, और ये स्टोर करने का काम करते हैं। शेप और साइज अलग अलग हो सकती हैं, और क्या क्या स्टोर करते हैं, जो जो चीजें स्टोर करते हैं उसके हिसाब से इनका नाम बदल जाता है। जैसे अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। जैसे पोटैटो, पोटैटो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो, स्टार्च ही तो है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे,
ल्यूकोप्लास्ट है, और ल्यूकोप्लास्ट भी कौन सा, अमाइलोप्लास्ट। जब ये ऑयल को स्टोर करे तो उसको कह देंगे लायोप्लास्ट, ये प्रोटीन को स्टोर करे तो इसको कह देंगे एल्यूरोप्लास्ट। लास्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ये फैट सोल्यूबल है, ये वाले फैट सोल्यूबल्स नहीं थे, ये दोनों फैट सोल्यूबल नहीं थे। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, फैट में सोल्यूबल हो जाता है। ओके, इसके अंदर कितने पिगमेंट होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं मिलेगा इसके अंदर, कौन सा मिलेगा, कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड एक जगह और था, देखो क्लोरोप्लास्ट में भी था कैरोटिनॉइड, लेकिन ये एक्सेसरी पिगमेंट है, ये हेल्प करवा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में मेन पिगमेंट ही कौन है, कैरोटिनॉइड। ओके, और कैरोटिनॉइड में कौन कौन होता है, कैरोटीन, जेंथोफिल होते हैं, और ये कलर देते हैं। कैरोटीन पिगमेंट रेड कलर देगा, जेंथोफिल ऑरेंज देगा, येलो कलर देंगे, और भी पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या दे रहे होते हैं, कलर दे रहे होते हैं। ग्रीन कलर नहीं देते, क्योंकि ग्रीन कलर तो कौन देगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तभी तो देगा ग्रीन कलर। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ पे कैरोटिनॉइड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री होती है और इनकी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और पार्टिकल्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। किसने डिस्कवर किया, जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया था 1953 में। किस किस से बने होते हैं ये, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे राइबोसोम्स ऐसे एक दूसरे से अगर जब चिपक जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। चेन बन जाती है तो इनको पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, या फिर पोलीजोम। बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाते हैं तो उसको पोलीराइबोसोम बोलते हैं, और ये क्या बनाते हैं, फिर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। दो तरीके के राइबोसोम होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है, और इस हर एक प्रोटीन के अंदर ना दो यूनिट मिलेंगी, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। प्रोकैरियोट में लार्जर सब यूनिट है 50S, स्मॉलर है 30S। ओके, क्या ये इनका साइज है, क्या ये इनका नंबर है, नहीं, ये यूनिट होती है सेडवर्ग यूनिट। सेडवर्ग स्पेलिंग में भी इनकरेक्ट है, पर ये क्या है ना, इनका साइज नहीं है, ये यूनिट है इनकी 50S और 30S। तो प्लीज इसको साइज से कंफ्यूज ना करें। ऐसे ही यूकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है, 80S होता है, उसके अंदर 60S लार्जर सब यूनिट है और 40S स्मॉलर। 70S के अंदर लार्जर कौन थी, 50S, स्मॉलर कौन सी थी, 30S, ठीक है। दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, दो तरीके के राइबोसोम होते हैं। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनोमस थी, और क्लोरोप्लास्ट इनका खुद का राइबोसोम था, उसके पास किस तरीके के राइबोसोम थे, 70S टाइप के। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म में या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उनके पास होते हैं 80S टाइप के। ओके, एस एस वेडबर्ग यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है ये, कि इनका सेडिमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। साइज और डेंसिटी को बता रहा होता है ये, ठीक है, ये नंबर नहीं बता रहा, नंबर को नहीं बता रहा कि 50S 30S जोड़ो तब इस तरीके से हो जाएगा, साइड एंड डेंसिटी बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में क्या होता है, साइटोस्केलेटन बनाता है फ्रेमवर्क। जैसे हमारी बॉडी के अंदर है हमारा स्केलेटन सिस्टम, ऐसे ही सेल का सेल फॉर साइटो और स्केलेटन फ्रेमवर्क बना रहा है। तो ये क्या बनाता है, नेटवर्क होता है किसका, फिलामेंटस प्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोबिलिटी कराता है, और सेल शेप को मेंटेन करता है। इसके अंदर क्या क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल होती है, माइक्रोफिलामेंट होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं, एस्टर्स की फॉर्म में बना रहे हैं, साइडों में देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और ये बीच बीच में इनके माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, फ्रेमवर्क बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल होगा, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम क्या होता है, हमने जब सेल डिवीजन में पढ़ा था तो सेंट्रियोल्स क्या करने लगते हैं, मूव करने शुरू कर देते हैं मेटाफेज के अंदर, वो पेरिफेरी की साइड जाने लगते हैं, और वहां जाके क्या करते हैं, ऐसे एस्टर बना के क्रोमोसोम्स के साथ चिपकते हैं, ये क्रोमोसोम इक्वेटर पे और ये ऐसे चिपकते हैं। तो ये कौन थे जो पेरिफेरी पे एस्टर बना रहे थे, रेज निकाल रहे हैं, ये कौन है, ये सेंट्रियोल ही तो है, और सेंट्रियोल के ग्रुप को क्या कहेंगे हम, सेंट्रोसोम। ओके, जो सेंट्रोसोम है ना, इसके अंदर क्या है, दो सेंट्रियोल है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसको क्या कहेंगे,
परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, सेंट्रोजोम के अंदर क्या क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है और अंदर पेरीन्यूक्लियर ये पेरीसेंट्रियोलर स्पेस भी प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, सेंट्रियोल के बारे में देखो एक बार। सेंट्रियोल जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है और बेस बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लेजिला की। सीलिया फ्लेजिला तो आपको पता ही है, मूवमेंट के लिए यूज होते हैं और सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए फ्लेजिला जैसे यूज होते हैं। तो ये हर फाइबर का, सीलिया फ्लेजिला स्पिंडल फाइबर का क्या बनाते हैं, ये बेस बॉडी बनाते हैं। ओके, इनके अंदर जो बेस बॉडी बना रखी होती है यो इस तरीके से होती है। क्या होता है, बीच में एक पहिए जैसी स्ट्रक्चर होती है और चारों तरफ क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनी होती है। ये हमारा 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट नजर आ रहा है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का है। एक बार हम सीलिया और फ्लेजिला पढ़ते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे। देखो सीलिया और फ्लेजिला के अंदर देखो कैसी अरेंजमेंट होती है। देखो बीच के अंदर पहिए जैसे नजर आ रहे हैं और साइडों में देखो डबलेट, डबल डबल स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो ये जो डबल डबल पड़ी हुई है इनको हम क्या कहेंगे, डबलेट कहेंगे। अब ये कितने डबलेट हैं, 9 डबलेट हैं। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, तो 9 का डबलेट है तो टोटल कितना हुआ, 18 डबलेट हुआ। ओके, और जो दो बीच में है वो इंडिपेंडेंट है, वो ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। ये कितने हुए, 2 हुए। तो यहाँ पे टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 20 है। ओके, कैसी स्ट्रक्चर होती है, देखो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर दो तरीके के हमारे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे, एक तो सेंटर में प्रेजेंट है और देखो 9 डबलेट की फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफ्री पे। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल को हम कहेंगे पेरिफेरल और बीच वालों को हम कहेंगे सेंट्रल। ओके, अब ये जो पेरिफ्री पे है ना, ये भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इनके बीच में जो चिपकने के लिए ब्रिज लगा होता है इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटर डबलेट। दो डबलेट के बीच का है तो इंटर डबलेट ब्रिज बना रखा है। ठीक है, और ये जो पेरिफ्री के वाले हैं ना, ये बीच वाले इस लेयर से भी चिपके हुए हैं। जो ये बीच वाले प्रेजेंट है ना, इनके चारों तरफ भी एक सेंट्रल शीट होती है, तो ये बीच वालों से भी चिपके हुए हैं, ऐसे चिपके हुए हैं, तभी तो ये राउंड राउंड घूम रहे हैं ऐसे। तो इस लाइन से जो ये चिपक रहे हैं बीच वालों से सेंट्रल शीट पे, इससे क्या कहेंगे हम, रेडियल स्पोक बोलेंगे। ठीक है, ओके, अब मैं कहूँ बताओ टोटल रेडियल स्पोक कितने हैं। देखो एक डबलेट के ऊपर एक ही रेडियल स्पोक है, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल थे ना पेरिफ्री के ऊपर, तो रेडियल स्पोक भी कितने हुए, 9 हुए। 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल हैं और 2 अंदर सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, अब आप देख सकते हो सेंट्रल ट्यूब्यूल क्या कर रहे होते हैं, ब्रिज बना रहे होते हैं, किसके बीच में, और सेंट्रल ट्यूब्यूल के बीच में, एक दूसरे से इस ब्रिज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल ट्यूब्यूल पेरिफेरल से कैसे जुड़े हुए हैं, रेडियल स्पोक से जुड़े हैं। पेरिफेरल ट्यूब्यूल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इस इंटरडबलेटेड ब्रिज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, अब पढ़ लेते हैं एक बार। सीलिया, सीलिया कैसे होता है, स्मॉलर स्ट्रक्चर का होता है और ये एक और क्या होता है, OAR है। और मतलब होता है चप्पू, जैसे नाव में बैठते हैं तो चप्पू चलाते हैं ना, तो चप्पू की तरह काम करता है। ये मूवमेंट करवा रहा होता है, सेल का मूवमेंट भी करवा रहा है और सराउंडिंग फ्लूइड, जैसे हम नाव में बैठते हैं तो नाव भी मूव कर रही होती है और साथ साथ हम जब चप्पू चलाते हैं तो क्या हो रहा है, साइड का पानी भी मूव कर रहा है। ओके, फ्लैजिला कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और सिर्फ सेल का मूवमेंट कराते हैं। सीलिया साइटोप्लाज्म का भी मूवमेंट करवा रहा है, फ्लूइड का भी करवा रहा है और सेल का भी, लेकिन फ्लैजिला सिर्फ सेल का करा रहा है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला क्या होता है, यूकैरियोट से अलग होता है। ओके, ये जो कोर प्रेजेंट है ना, इनकी डबलेट और प्रेजेंट है, ट्रिपलेट ये बीच वाले प्रेजेंट हैं, ये पेरिफेरल वाले मेनली, और ये बीच वाले, ये जो टोटल माल मसाला प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं एक्सोनीम। ठीक है, एक्सोनीम कहते हैं। ओके, और ये बेसल बॉडी से निकल रही होती है स्ट्रक्चर। फ्लैजिला या सीलिया की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हुक, फिलामेंट, 3 तरीके से बड़ी होती है बॉडी। ओके, 9+2 अरेंजमेंट होती है और सिर्फ बेसल बॉडी होती है तो उसकी 9+0 होती है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल देखो हमने ये जो किया था यहाँ पे, इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो कैसी होती है, 9+0। क्यों है, अब देखो इनके अंदर पेरिफ्री के अंदर देखो 9 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ट्रिपलेट है, देखो ABC ट्रिपलेट है, वहां पे डबलेट डबलेट थी, लेकिन इनके बीच में 0 है, कुछ नहीं है बीच में, उनके अंदर 2 थे ना, 2 थे ना, इनके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे टोटल माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए स्ट्रक्चर बताना एक बार कितनी है,
9 स्ट्रक्चर और ट्रिपलेट है, तो कितनी हुई 27। 27 हुई ना, 27 है। तो सेंट्रियोल की भी ऐसी ही है कि पेरिफेरल भी प्रेजेंट है, रेडियल स्पोक भी प्रेजेंट है, ठीक है, लिंकर भी प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट कर रखा है, लिंक भी है। ओके, प्रोटीनस प्रोक्सिमल रीजन में सेंट्रल हब कह रहा है कि ये जो बीच वाला है ना जहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल हब कह रहे हैं, प्रोटीनस स्ट्रक्चर है बस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी है, 9+0 सेंट्रियोल में, और सीलिया और फ्लैजिला में कैसी थी, 9+2 अरेंजमेंट थी। ओके, चलो नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, जो छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में पड़ी होती हैं सेल के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबॉडीज कहते हैं। और बहुत सारे एंजाइम होते हैं उनके अंदर, और प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं, ठीक है। या उनका नाम एग्जाम्पल क्या है, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होता है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। देखो बाहर बाहर की मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन है, बाहर की मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन है, और ना इनकी मेम्ब्रेन्स के बीच में ना ऐसे पोर, छेद बने हुए हैं। इन मेम्ब्रेन्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या काम होता है न्यूक्लियर पोर का, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने का काम होता है। अंदर से बाहर क्या जाएगा, डीएनए जाएगा। डीएनए क्यों जाएगा, डीएनए बाहर, आरएनए जाएगा। आरएनए क्यों जाएगा, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन जाके साइटोप्लाज्म में बनता है। ये मानो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अंदर आरएनए बना हुआ है, इससे बाहर निकलेगा और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, ठीक है। तो देखो एक बार, किसने डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। फ्लेमिंग्स ने इसके स्ट्रेनिंग दिया था और कहा था कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये होते हैं इसके क्रोमेटिन। ये जो धागेदार स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, आपका कंडेंसेशन नहीं हुआ है अभी तक क्रोमोसोम का। जब तक कंडेंसेशन ना हो, क्रोमोसोम्स की शेप जो है हमें नजर ना आए, मेटाफेज के हम शेप देख पा रहे हैं, तो तब तक हम इनको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ओके, इंटरफेज में क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा, हाईली इलोबरेट लूज नेटवर्क होती है, इनको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, डायग्राम हमने देख लिया है, बाहर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और सीव ट्यूब के अंदर भी न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ये कुछ के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, बाकी ऑलमोस्ट हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है जिसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट है, एक तो आरबीसी है, एक सीव ट्यूब है, ठीक है। एक तो आरबीसी है, एक सीव ट्यूब है। ओके, जब जिसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होगा तो वो कैसे काम करेगा, जैसे अगर सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो वो कैसे काम करती है, तो वो क्या करती है, कंपेनियन सेल को, सेल का न्यूक्लियस यूज करती है और फिर अपना काम चला लेती है, ठीक है। वैसे तो हर एक सेल के अंदर क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन फिर भी सेल टू सेल डिफरेंट हो सकता है। बेटा बैटरी खत्म हो गई है पेंसिल की, और मैं हमेशा इसको चार्ज लगाना भूल जाती हूँ पहले, ठीक है। एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियर फॉर्म। न्यूक्लियर फॉर्म पोर का काम क्या है, फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से बन रहा है, ठीक है। जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक जगह से फ्यूज हो जाती है ना, तो बीच से ये छेद नजर आ रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। ये मूवमेंट करवाता है आरएनए और प्रोटीन का दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, दोनों की साइड जाएगा, ठीक है। ओके, क्रोमेटिन प्रेजेंट है। क्रोमेटिन क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, जो ये धागेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, इनको क्रोमोसोम की फॉर्म में लेके आने के लिए कंडेंस करते हैं, इनको लपेटते हैं, और इसको लपेटने के लिए प्रोटीन यूज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, ये देखो इधर, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी डार्क, तो यहाँ पे क्या है, आरएनए बन रहा होता है, आरएनए सिंथेसिस हो रहा होता है इधर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। और स्फेरिकल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राइबोसोमल फैक्ट्री है, लार्ज होता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो भी माल मसाला लिक्विड फॉर्म, फ्लूइड फॉर्म इधर प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सेल के अंदर था उसको साइटोप्लाज्म कहते थे, और इधर न्यूक्लियस में है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है।
अब दो मेम्ब्रेन के बीच में, बाहर वाली और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं। ये क्या करता है, बैरियर बना रहा होता है न्यूक्लियस मटेरियल और साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन बाहर किससे जुड़ रही है, ईआर से। देखो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ईआर जुड़ती थी, फिर गोल्गी आता है ना, ये पढ़ा था हमने। इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियर एनवेलप बना रही होती है। ठीक है, ओके, इट्स वर्किंग नाउ। देखो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन से ईआर निकल रहा होता था, याद है तुम्हें, ईआर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने किया था। ये अंदर का जो मसाला है इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। प्लाज्म मतलब फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है। ठीक है, ये धागेदार स्ट्रक्चर्स हैं इंटरफेज में। जब तक मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स नहीं लेट जाते तब तक वो हमें दिखते नहीं है, कंडेंसेशन नहीं हो रखी होती उनकी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कह रहे होते हैं। ठीक है, ये था हमारा न्यूक्लियस। किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, कौन सी सेल होती है, आरबीसी एंड सीव ट्यूब। सीव ट्यूब होती है प्लांट सेल में, और आरबीसी क्या है, हमारे अंदर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, जब सेल डिवाइड कर रही होती है, जैसे मेटाफेज पे आ जाते हैं ना ये, तब ये अच्छे से दिख पा रहे हैं। लेकिन इनकी अगर हम शेप पढ़ना चाहें ना, कि इनका सेंटोमियर किस तरीके से, इनकी अच्छे से अगर हम शेप पढ़ना चाहें तो हमें एनाफेज में पढ़नी पड़ेगी इनकी शेप। फिर से बैटरी खत्म हो गई है। चलो अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। देखो देखो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखो, बीच में, बीच वाला आपको जो नजर आ रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर कह रहे हैं। पहला कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, पहला कट होता है जहां पे दो क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्या होती है, एक क्रोमोसोम की जो दो बाजू है ना, सिस्टर बाजुएं जो होती हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है क्रोमेटिड, एक दूसरे को जोड़ के जहां पे रखा हुआ है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, अब ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही, इनको कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, मैंने सेल डिवीजन करवा रखा है, एक बार आप देखना उधर, कि सेंट्रियोल से क्या करती हैं, ऐसे धागे निकलते हैं और क्रोमोसोम के साथ चिपकते हैं। हर क्रोमोसोम के साथ दो धागे चिपक रहे होते हैं, जो क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम्स को बीच में से तोड़ते हैं। तो ये है काइनेटोकोर। प्रोटीन डिस्क है जो साइड में लगी हुई है। ठीक है, ओके। सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है, नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, लोकेशन कांस्टेंट रहती है। ओके, अब सेंटोमियर की पोजीशन के बेसिस पे ना क्रोमोसोम की शेप अलग अलग हो जाती है। जैसे ये देखो, पोजीशन कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में है, ये बाजू दोनों बराबर है, इधर वाली भी बराबर है, इधर वाली भी बराबर है। तो इसको हम कहेंगे कैसा क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक। ओके, अब तुम देखो इधर सेंटोमियर थोड़ा सा बीच साइड हो गया, ये वाली बाजू तो बड़ी हो गई है और ये वाली छोटी हो गई है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा सेंटर से क्या हो गया है, सेंटोमियर दूर हो गया है, एक बाजू छोटी हो गई है, एक बाजू बड़ी हो गई है। अब तुम इधर देखो, सेंटोमियर काफी साइड में हो गया है। ऐसे में क्या होता है, एक बाजू तो काफी छोटी हो गई है, काफी उससे थोड़ा ज्यादा ही बड़ी हो गई है। सेंटोमियर बिल्कुल एंड्स के पास है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा छोटी है और एक बहुत ज्यादा बड़ी बाजू है। अब तुम इधर देखो, इधर तो सेंट्रोमियर बिल्कुल ही टिप पे चला गया है। इसमें इस क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर कहाँ चला गया है, टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये है इनकी शेप, चार तरीके की शेप है। अगर सेंट्रोमियर बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा दूर है तो सब मेटा, थोड़ा सा ज्यादा ही साइड में चला गया एंड की तरफ एक्रो, और बिल्कुल ही टिप पे चला गया तो टीलो। ओके, अब देखो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम दोनों में रहेगा, न्यूक्लियोलस, कहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम होता है, और इंक्लूजन बॉडी होती है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, याद रखना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या क्या है, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, इंक्लूजन बॉडी। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सी होती है यूकैरियोट्स के अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। एंडोमेम्ब्रेन में ईआर, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। माइक्रोबॉडीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस भी कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओके। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है, प्लास्टिड होती है और माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियर एनवेलप, सीलिया, फ्लैजिला, सेल मेम्ब्रेन, ईआर, न्यूक्लियोसोम।
ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट सेल। समझ आया है तो चलो लाइक कर देना।